नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और इन परिणामों में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में और असम में जीत दर्ज की है। ज़्यादा महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल का चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि बंगाल के किले को भगवाकरण करने का काम नरेंद्र मोदी और शाह ने किया है। पंजाब में जीत तो नहीं मानी जाएगी, सरकार बरकरार रखी मानी जाएगी। इसी तरह से केरल में कांग्रेस पार्टी ने परचम फहराया है और तमिलनाडु में नई पार्टी टीवीके थलपति विजय ने जीत हासिल किया है। थलपति विजय के बारे में आप जान लीजिए कि यह अंबेडकरवादी, बुद्धिस्ट और दलित आंदोलन के पुरोधा हैं, जिन्होंने फिल्मों में भी काम किया है। तमिलनाडु में एमजी रामचंद्रन, जयललिता सरीखे अनेक फिल्मी कलाकारों ने अरसे तक राज किया है और अब थलपति विजय का नंबर आया है और डीएमके की हार हो गई है। एनडीए एआईएडीएमके गठबंधन दूसरे नंबर पर है और डीएमके तीसरे नंबर पर है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वह पश्चिम बंगाल ममता का अभेद्य दुर्ग ढहा दिया गया है और अब ममता के इस किले पर आरएसएस का परचम लहराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करने के लिए निकल चुके हैं और देखिए किस तरह से अब वो अपनी गौरव गाथा को गाते हैं और यह जरूर बताएंगे कि लगभग पूरे भारत पर उनका और आरएसएस का कब्जा हो गया है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कामयाबी हासिल की है बिहार के बाद बंगाल में, तो दक्षिण भारत को छोड़ करके पूरे भारत पर कब्जा कर लिया है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने। भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है कि उसे लग रहा है कि अब उसका और आरएसएस का मिला जुला सपना, मिशन पूरा होने का समय आ गया है। उसे लगता है कि संविधान को खारिज करने, मनुस्मृति को लागू करने और हिंदू राष्ट्र घोषित करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि विपक्ष का लगभग सफाया कर दिया गया है। अब हिंदू राष्ट्र के बारे में विपक्ष या कोई बड़ी पार्टी नहीं आ सकती है। इंडिया गठबंधन अस्तित्व तो है, लेकिन जर्जर और कमजोर है। ममता बनर्जी पहले से ही अपने को इंडिया गठबंधन से अलग घोषित कर चुकी थी, तो क्या अब वह इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ करके नरेंद्र मोदी से बदला चुकाने या भगवा पार्टी के आत्मविश्वास को खत्म करने, या जैसा कि उन्होंने कहा था कि बंगाल जीतने के बाद दिल्ली जीतने की ओर बढ़ेंगे, तो बंगाल तो नहीं जीत सकी, क्या वह दिल्ली जीतने यानी नरेंद्र मोदी को अस्थिर करने के लिए उनके प्रयास कारगर होंगे? साथियों, आज जो 4 मई को परिणाम आए हैं, इससे कई संदेश पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जा रहा है। पहला संदेश तो यही है कि चुनाव आयोग, आर्म फोर्सेज और आरएसएस की रणनीतियों ने, मोदी के मैनेजमेंट ने या पूरे तंत्र को अपने पक्ष में करके चुनाव जीतने के लिए
बंगाल से शुरुआत की गई है और अब यह जीत कहां तक जाएगी, कब तक जाएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। बंगाल मॉडल से हमें लगता है कि 2029 का लोकसभा चुनाव भी जीता जाएगा और उसके बाद भी बंगाल मॉडल कायम रहेगा। बंगाल मॉडल का अर्थ है कि चुनाव आयोग अपने पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट अपने पक्ष में, आर्म फोर्सेज, पुलिस, प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी, हर कुछ अपने पक्ष में, पूरा तंत्र अपने पक्ष में। और अगर पूरा तंत्र अपने पक्ष में हो गया है, सुप्रीम कोर्ट जो न्याय सुनाता है और सभी का माना जाता है, अगर वह भी एक पक्षीय हो गया है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अब लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि 27 लाख वोटरों के नाम जब SIR से काटे गए थे बंगाल में, तो इसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक आया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किया था चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, अगली बार चुनाव होगा तो आप वोट दे दीजिएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट भी चाहता था कि इस बार कम से कम भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। और आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में RSS के 90% से अधिक जज हैं। RSS के मतलब कि RSS की विचारधारा से बिलोंग करते हुए संविधान हटाने की विचारधारा, हिंदू राष्ट्र बनाने की विचारधारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विपरीत की विचारधारा अगर सुप्रीम कोर्ट में व्याप्त हो गई है, तो हम समझते हैं कि अब इस देश के लोकतंत्र को कोई नहीं बचा सकता है और नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत अपने मर्जी के अनुसार देश को हाँकना चाहेंगे। बाहुबल से, धन बल से और साम दाम दंड भेद जितनी भी बुराइयां हैं, अगर इन बुराइयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, तो अब उसे कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं रह गया है। और दूसरा संदेश यह जाता है कि दक्षिण भारत अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे से बाहर है। कम से कम दक्षिण भारत अपनी पहचान भारतीय जनता पार्टी और RSS विरोधी अपनी पहचान बनाए हुए है। अभी पूरी तरह से लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है, दक्षिण में बरकरार है। दक्षिण में तमिलनाडु में अभी मैंने बताया कि थलपति विजय की सरकार बनने जा रही है और इनके पिता ने कांग्रेस को ऑफर दिया है कि आप आइए और गठबंधन बना करके गठबंधन सरकार चलाई जाए। थलपति विजय को कोई राजनीतिक सियासी अनुभव नहीं है, वह कांग्रेस के अनुभव का फायदा उठाना चाहते हैं और कांग्रेस को मजबूती देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन बुराइयों को लेकर के आगे बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर उसके रास्ते में अवरोध करने का काम अगर थलपति विजय करना चाहते हैं तो यह स्वागत योग्य है। दूसरे शब्दों में तमिलनाडु में अब अंबेडकरवाद, दलित आंदोलन और बुद्धिज्म की बयार बहने वाली है। ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म का विरोधी तमिलनाडु अरसे से रहा है और अब अगर अंबेडकरवाद का कायल हो गया है, तो यह एक अच्छा संदेश है जो इसी चुनाव से निकल करके सामने आया है। यह एक सकारात्मक प्रयास है, या कहिए कि निराशा के बीच आशा की एक जुगनू के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। थलपति विजय हमें लगता है कि DMK के ढर्रे पर ही चलेंगे और कट्टर हिंदुओं का विरोध करते हुए कट्टर सनातनियों के लिए
वैसे ही खतरा बने रहेंगे जैसे स्टालिन बने रहते थे। केरल में कांग्रेस का उदय हुआ है और वहां पर कम्युनिस्टों का सफाया हो गया है। कम्युनिस्टों का आखिरी किला केरल ढह चुका है। अब भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा का सत्ता में कहीं भी अस्तित्व नहीं है। तो आज 4 मई के चुनाव परिणाम से जो संदेश देश में और दुनिया में गए हैं, उसमें एक यह भी है कि लोकतंत्र और संविधान तो रौंदा जा ही रहा है। कम्युनिस्ट विचारधारा का भी खात्मा कर दिया आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जुगलबंदी ने। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी 3 या यूं कहें 4 दुश्मन मानती है। पहला, वह ईसाइयों को दुश्मन मानती है। दूसरा, मुसलमानों को अपना घोर दुश्मन मानती है। और तीसरा, कम्युनिस्टों को अपना घोर दुश्मन मानती है। और इनके सफाए के लिए वैसे तो अंबेडकरवाद भी है जिसे कि अपना दुश्मन मानते हैं आरएसएस बीजेपी के लोग, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबेडकर का विरोध, संविधान का विरोध, लोकतंत्र का विरोध खुल करके सार्वजनिक रूप से नहीं करते हैं। लेकिन अब सबको समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी किसी न किसी रूप में आरएसएस की विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं और आरएसएस के 100 साल के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध, कटिबद्ध हो गए हैं। 4 मई के परिणामों से जो संदेश गए हैं उसमें एक यह भी माना जा सकता है कि एक महिला को हराने के लिए पूरा तंत्र अगर उतर आया है, सरकारी मशीनरी, केंद्रीय सरकारी मशीनरी, आर्म फोर्सेज, अर्धसैनिक बल, पुलिस, प्रशासन, अगर हर कोई उतर आया है और ऑब्जर्वर के रूप में जो नए किस्म के चुनाव आयोग में पद क्रिएट किए गए हैं, इसमें आरएसएस के लोगों को रख करके चुनावी धांधली करने का जो बीड़ा उठाया गया है वह भी देखने को मिला है। अब कांग्रेस पार्टी को और इस देश के धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को, इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को सुरक्षित रखने वाले लोगों की भावनाओं के अनुरूप उन्हें रणनीति बनानी होगी। इंडिया गठबंधन को नए सिरे से दक्षिण भारत को ध्यान में रखते हुए, या यूं कहें दक्षिण भारत को अपनी ताकत मानते हुए उत्तर भारत, पूरब भारत और पश्चिम भारत को तानाशाही, अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए उपाय सोचना होगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से कैसे रोका जा सकता है इस पर भी विचार करना होगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।